हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर 5 बिहार कृषि एवं वन संसाधन इसके फुल थ्योरी को जानने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो हमारा है आपको 8 बजे का क्लास है। और आपके ज्योग्राफी के जो 5th चैप्टर में हमारा 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर है बिहार कृषि एवं वन संसाधन, दूसरा हमारा है खनिज संसाधन और तीसरा हमारा है परिवहन संसाधन। तो हम लोग कृषि एवं वन संसाधन का पार्ट 1 जो है पिछले क्लास को जो हम लोग बुधवार को किए थे उसमें देख चुके थे। बुधवार या बृहस्पतिवार को किए थे, उसमें हम लोग देख चुके थे। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा टाइम मिल चुका था उस चीज को देख लेने के लिए, क्योंकि हम लोग आज 4 दिन के बाद हम लोगों का ये वीडियो और ये क्लास हो रहा है। तो आप सभी देख लिए होंगे। ये हमारे लेक्चर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के बारे में आपको मैं विस्तार से बता दिया, आप लोग देख लेंगे। पार्ट 1 में जो हम लोग टॉपिक देखे थे वो आपको बिहार में पहला था कृषि एवं वन संसाधन में जो बिहार में जो प्रमुख फसलें होते हैं 4 प्रकार के, उसको देखे थे। उसके बाद जो हम लोग देखे थे सब्जी एवं फल मसाले, ये सब के बारे में डिस्कस किए थे। आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कृषि मतलब कृषि की समस्याएं। क्या है? कृषि की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, इसको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं बिहार में कृषि की क्या सब समस्याएं हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से 5 में पूछता है कि बिहार में कृषि की समस्या को लिखे, तो आप लोग इसको कैसे लिखिएगा? तो आप लोग इसको सिंपल लिखिएगा। आप लोग इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। पहला पॉइंट दे दीजिएगा, मिट्टी कटाव एवं गुणवत्ता का ह्रास। कृषि का जो प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर में है उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम है बिहार में, वो है कृषि कटाव एवं गुणवत्ता का ह्रास। मतलब भारी वर्षा और बाढ़ के कारण क्या होता है, बिहार की मिट्टी में जो है इसका कटाव होता है। और साथ ही वर्षों से लगातार जो रासायनिक खादों का जो यहाँ प्रयोग होता है, इससे मिट्टी की जो कमजोर होती है और इससे मिट्टी की गुणवत्ता का भी ह्रास हो रहा है। तो पहला कारण था हमारे कृषि की समस्या में मिट्टी कटाव एवं गुणवत्ता का ह्रास। तो आप लोग लिख दीजिएगा प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर में एक पॉइंट। अब हम लोग अपने सेकेंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और इसका सेकेंड पॉइंट क्या है इसको डिस्कस करते हैं। सेकेंड हमारा है घटिया बीजों का उपयोग। सेकेंड हमारा क्या है? घटिया बीजों का उपयोग। इसमें आप लोग लिख दीजिएगा उच्च कोटि के बीज का उपयोग नहीं होने के कारण यहाँ प्रति एकड़ जो है उपज जो वो कम होती है। यहाँ उच्च कोटि के जो बीज का प्रयोग नहीं करता है, इसलिए जो है उपज जो यहाँ की फसल में कम होती है। थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारा खेतों का छोटा आकार। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? खेतों का छोटा आकार। मतलब हमारे राज्य में खेतों का आकार क्या है? छोटा है, जिसके कारण वैज्ञानिक पद्धति से कृषि खत्म संभव नहीं हो सकती। हमारे खेतों में आकार जो होता है वो क्या होता है? छोटा है। कैसे है? तो एक जैसे ये जमीन हुई हमारी, तो इसमें जो है एक साथ जो है इसमें 4-5 हिस्से होते हैं जमीन के टुकड़े के। तो इसमें एक भाग हो गया, इसमें दूसरे भाग का, तो इस तरह से जो है मिट्टी का जो है छोटा आकार हो गया खेत का। तो वैज्ञानिक तरीके से इसमें खेती हो नहीं सकती, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से एक बड़े भूभाग में खेती होती है। अब अपने 4 पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 4 पॉइंट हमारा है किसानों की रूढ़िवादिता। मतलब यहाँ के किसान परिश्रम पर कम भाग और रूढ़िवादिता पर अधिक भरोसा करते हैं। बिहार में जो खासकर आप बोलेगा तो यहाँ जो है परिश्रम पर कम, यहाँ के लोग परिश्रम अधिक करते हैं, दूसरे जगह जाते हैं तो कम करते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो भाग और रूढ़िवादिता पर ज्यादा भरोसे रखते हैं। जैसे अगर आपकी कभी फसल खराब हो गई तो वो ये बात बोलेंगे कि हमारे भाग में ये फसल नहीं था इसलिए खराब हो गई। मतलब कि यहाँ के लोग जो है रूढ़िवादिता पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये सब इसका एक पॉइंट है। 5वां आप लिखिएगा सिंचाई की समस्या। 5वां हमारा क्या है? सिंचाई की समस्या। मतलब बिहार में जितने भी कृषि होती है ये सभी क्या होती है? मानसून पर निर्भर होती है। क्या होती है? मानसून पर निर्भर होती है। और बाढ़ और सुखाड़ यहाँ की जो है नियति है। फिर भी सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ सकल की गई भूमि जो है मात्र 46% ही जो यहाँ की सिंचाई भूमि है। और लास्ट जो हमारा है समस्या वो है बाढ़। क्या है? बाढ़ जो है यहाँ की एक भयंकर समस्या है बिहार की। बिहार की भयंकर समस्या हमारी बाढ़ है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव, सिंचाई की समस्या, किसानों को बताइए, ये सभी जो कारण अधिकतर फोकस है वो है बिहार में बाढ़ के कारण। तो कृषि की जो समस्या है वो टोटल 6 है। पहला है मिट्टी कटाव एवं गुणवत्ता का ह्रास। दूसरा पॉइंट हमारा है घटिया बीजों का उपयोग। तीसरा पॉइंट हमारा खेतों का छोटा आकार। चौथा कारण हमारा किसानों की रूढ़िवादिता। 5वां हमारा सिंचाई की समस्या। 6ठा है हमारा बाढ़। तो इस तरह से आपका कृषि की समस्या डिस्कस हो गई है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको नंबर कैसे मिलेगा। पहले बात तो आप लोग जान लें, ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे 5 नंबर में पूछेगा कि किस बिहार में कृषि की क्या सभी समस्या है। ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो कृषि की समस्या क्या सब है, इसको तो आप लोग समझ गए हैं। तो इसमें आप लोग इस 6 पॉइंट को लिखिएगा, तो मेरे अंदाज से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। 1 नंबर जो आपको कटेगा वो कटेगा कि आप लोग जो है इसका जो लिखिएगा उसका एक एक लाइन लिख दीजिए। जैसे मिट्टी के कटाव का जो मैंने बताया कि यहाँ का जो है कृषि जो बाढ़ के कारण, भारी वर्षा और बाढ़ के कारण मिट्टी कट जाती है, यहाँ के लोग जो है घटिया बीजों का प्रयोग ज्यादा करते हैं और वैज्ञानिक पद्धति नहीं अपनाई जाती है। तीसरा में लिखिएगा वैज्ञानिक प्रकृति नहीं अपनाई जाती है खेतों के छोटा के कारण। उसे किसानों जो है अपने रूढ़िवादिता और जो है भाग्य पर ज्यादा भरोसा करते हैं। सिंचाई की समस्या, बाढ़, इस तरह सबका 6 पॉइंट डिस्कस हो गया है कृषि के समस्या में। अब अपने हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और आज की क्लास को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट हमारा है जल संसाधन। क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा? जल संसाधन, जिसको हम लोग वाटर रिसोर्स बोलते हैं। क्या है? जल संसाधन, वाटर रिसोर्स। अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं और इसको समझते हैं आखिर हमारा जल संसाधन क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग कृषि एवं जल संसाधन जो हमारा चैप्टर है उसके पूरे चैप्टर को हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट खनिज को देखेंगे। तो जल संसाधन, तो बिहार में जल का जो है विशाल भंडार, ये आप लोग भी जानते हैं, बिहार में जल का विशाल भंडार है। यहाँ प्रधानतः 2 स्रोतों से जल संसाधन उपलब्ध है। कितने स्रोतों से? बिहार में जो है 2 स्रोतों से जल उत्पन्न होता है। पहला स्रोत है हमारा धरातलीय नल। पहला हमारा क्या? धरातलीय नल जल स्रोत, धरातलीय जल, जिसमें नदियां, जलाशय, तालाब आते हैं, मतलब वो जमीन के अंदर से निकालते हैं, जिसको हम लोग जिसमें नदियां, जलाशय और तालाब आते हैं। सेकेंड हमारा है भूमिगत जल। भूमिगत जल, तो इसमें कुआं, झरने, नलकूप, हैंडपंप आदि सम्मिलित है। क्या है? भूमिगत जल में जिसको हम लोग जो हम उपयोग नहीं करते, नदियां, जलाशय, तालाब, ये सब आते हैं धरातलीय जल में। और भूमिगत जल में जो आते हैं वो है कुआं, झरने, नलकूप, हैंडपंप आदि सम्मिलित होते हैं। तो अब हम आते हैं आपको नहर पर, मतलब कि इसमें जो है आजादी के पूर्व की नहर है। क्या है? आजादी की पूर्व की नहर है। तो आप लोग जान लिए जल संसाधन कितने तरह का होता है। जल संसाधन जो है बिहार में 2 तरह के होते हैं। पहला होता है 2 प्रधान स्रोत है। पहला हमारा धरातलीय जल, जिसको हम लोग जमीन के अंदर से निकालते हैं। दूसरा धरातलीय जो हमारे जमीन के धरातल पर पाई जाती है, जो बाहरी क्षेत्र में। और भूमिगत जल, जिसको हम लोग जमीन के अंदर से निकालते हैं। तो ये बिहार में 2 तरह के जल होते हैं। अब इसमें हम आते हैं आपको आजादी से पूर्व की नहरें। नहर आप लोग समझते हैं कि नहर किसको बोलते हैं। तो बिहार में सबसे एक प्रमुख संसाधन है वो है क्या है? नहर। तो नहर क्या होता है? ये मैदानी भागों में इसका अधिक विकास नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भूमि समतल भूमि नहीं है और मिट्टी जो है कृषि लायक भी ज्यादा नहीं है। तो इसके विपरीत गंगा के मैदान में की नहरें छोटा नागपुर पठार से निकलने के कारण बरसती है। तो अब आते हैं आजादी के पूर्व की नहरें, मतलब आजादी से पूर्व क्या सब नहरें थी। तो पहला हमारा सोन नहर। क्या है? पहला हमारा सोन नहर, जो है आजादी बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना है। ये सभी हमारे आजादी की पूर्व की नहरें हैं। तो इसमें पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है आधुनिक सिंचाई परियोजना, जिससे 1875 में डिहरी पर निर्मित किया गया था। किस पर? सोन नहर का जो सिंचाई परियोजना है वो डिहरी पर, कब? 1874 में डिहरी पर निर्मित किया गया था। और इसकी 2 नहरें निकाली गई थी। इसकी कितनी नहरें निकाली गई थी? इसकी 2 नहरें निकाली गई थी, जो बिहार का एक पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना है, जो 1874 में डिहरी पर निर्मित किया गया था। कब सोन नहर परियोजना डेवलप किया गया था? 1874 ईस्वी में डिहरी में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग इसको याद कर लेंगे कि सोन नहर परियोजना 1874 में डिहरी पर निर्मित किया गया था। किस पर? डिहरी पर निर्मित किया गया था। अब हम लोग दूसरी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है सारण नहर। तो ये गोपालगंज प्रखंड में 1880 में इस नहर का निर्माण होता है। अगर कोई गोपालगंज तरफ से पढ़ते हैं तो उसको पता होगा सारण नहर के बारे में, वो लोग सुने भी होंगे। तो सारण नहर जो है गोपालगंज प्रखंड में 1880 में इस नहर का विकास हुआ था। कब हुआ था? 1880 ईस्वी में सारण नहर का विकास हुआ था। अब आता है त्रिवेदी नहर। क्या है? त्रिवेणी नहर। तो इसका निर्माण 1903 में पश्चिमी चंपारण में भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी त्रिवेणी नामक स्थान के निकट हुआ, जिसकी कुल लंबाई 1094 किलोमीटर। जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 1,94,000 किलोमीटर, 94,100 किलोमीटर है, जो पश्चिमी जिले की लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। इससे कहाँ सिंचाई होती है?
इससे जो सिंचाई होती है वह पश्चिमी चंपारण जिले के 1.25 लाख पर। तो सोन नहर परियोजना कब निर्मित हुई थी? सोन नहर परियोजना 1874 में डिहरी पे निर्मित किया गया था। कहाँ निर्मित किया गया था? 1874 में डिहरी में। तो सोन नहर परियोजना आप लोग समझ लिए, आप लोग इसको लिख सकते हैं। दूसरा आता है सारण नहर, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा आता है हमारा सारण नहर जो प्रखंड 1880 में किया गया था। 1880 में सारण नहर का निर्माण हुआ था। तीसरा हमारा है त्रिवेणी नहर। तीसरा हमारा क्या है? त्रिवेणी नहर। तीसरा हमारा है त्रिवेणी नहर जिसका निर्माण 1903 में हुआ था। किस पर? भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी पर। अब आते हैं हम लोग नदी घाटी परियोजना जिसको हम लोग वाटर वैली प्रोजेक्ट, नदी घाटी परियोजना है। तो इसमें सबसे प्रमुख परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना। दूसरा हमारा है आपको गंडक नदी परियोजना और तीसरा आता है हमारा कोसी नदी परियोजना जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सोन नदी घाटी परियोजना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सोन नदी घाटी परियोजना। दूसरा हमारा है गंडक नदी घाटी परियोजना। ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं सोन नदी घाटी परियोजना क्या होती है। तो सोन नदी घाटी परियोजना, तो यह परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी परियोजना जो है सबसे पुरानी और बिहार की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। इसका विकास जो है अंग्रेज सरकार ने 1874 में सिंचाई में के लिए किया गया था। इसका जो विकास है वो कौन किया था? अंग्रेज की सरकार ने 1874 में किया था जिसको सिंचाई के लिए पर्पज से बनाया गया था। तो यह परियोजना कब कहाँ की है? तो यह परियोजना जो है नदी घाटी परियोजना से जिसका विकास अंग्रेज सरकार के समय 1874 ईस्वी में किया गया था। दूसरा, इससे डेहरी के पास पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरें निकलती है। इससे क्या होती है? इससे डेहरी के पास जो है डेहरी नामक एक स्थान है जहां से पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ के लिए सड़कें निकलती है। तीसरा हमारा है इसकी जो कुल लंबाई है वो है 130 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, नदी घाटी परियोजना कभी कभी पूछता है आपके एग्जाम में, तो आप लोग इस सब पॉइंट को लिखिएगा, छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल नहीं, तो आपको नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। तो इसमें रबी फसलें की सिंचाई के लिए भोजपुर, रोहतास, गया, औरंगाबाद तथा पटना जिलों में जल उपलब्ध होता है। ये जो सोन नदी घाटी परियोजना इससे कहाँ का जल प्राप्त होती है? इससे सिंचाई के लिए भोजपुर, रोहतास, गया, औरंगाबाद तथा पटना में से विकास होती है। तो ये रहा हमारा सोन नदी घाटी परियोजना जो आपसे 5 नंबर में पूछेगा और आपके एग्जाम में बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन 5 नंबर में। तो आप लोग याद करिएगा सोन नदी घाटी परियोजना क्या है। अगर आप लोग चाहे तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो और आप लोग कॉपी में एक नोट्स बना ले। अब आते हैं हम लोग गंडक नदी परियोजना। दूसरा हम लोग क्या आता है? गंडक नदी परियोजना। तो यह उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है। मतलब यह उत्तर प्रदेश और बिहार की एक क्या है? संयुक्त परियोजना है जो कि भारत और नेपाल के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास शुरू हुआ था। जो कहाँ शुरू हुआ है? भारत और नेपाल दोनों के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास शुरू हुआ है, शुरू किया गया था। सॉरी दोस्तों, इस परियोजना द्वारा बिजली, सिंचाई तथा जल आपूर्ति नेपाल को भी की जाती है। इस परियोजना के द्वारा जो बिजली आपूर्ति है वो नेपाल को भी की जाती है। इस परियोजना के निर्माण के लिए भोसालटोन नामक स्थान पर नदी के आन पर 743 मीटर लंबा वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया। इसका आधा भाग बिहार में और आधा भाग नेपाल में पड़ता है। गंडक नदी घाटी परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है। तीसरा आते हैं हम लोग कोसी नदी परियोजना। तीसरा हम लोग क्या आते हैं? कोसी नदी परियोजना। ये भी बिहार की एक प्रमुख जो है नदी है। तो कोसी नदी परियोजना, तो इस परियोजना की जो कल्पना है वो 1896 ईस्वी में किया गया था, जो वास्तविक रूप से 1955 ईस्वी में बनकर प्रारंभ हुआ। इस परियोजना से जो है नेपाल, भारत सरकार तथा बिहार राज्य की सामूहिक प्रयास का फसल है। ये जो परियोजना जो नेपाल, भारत सरकार तथा बिहार राज्य की सामूहिक प्रदान का सफल है। इसका उद्देश्य कोसी को बदलते बांध को रोकना था। इसका उद्देश्य जो है किया था कोसी के बदलते बांध को रोकना। चौथा, इस बांध पर बिहार नेपाल सीमा पर स्थित हनुमान नगर स्थान पर है। ये कहाँ स्थित है? ये बिहार और नेपाल की सीमा पर हनुमान नगर स्थान पर। इसमें पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा और अररिया जिलों की सिंचाई होती है, जिसमें कोसी बैच हमारा 12,161 मीटर लंबा है, जो 1963 में बनकर तैयार हुआ था। तो चलिए दोस्तों, ये आपका इंपोर्टेंट टॉपिक रहा। आप चौथे हम लोग आते हैं वन संसाधन पर। तो बिहार वन विभाग का अधिकतर जो वन क्षेत्र है वो झारखंड में चला गया। वर्तमान में बिहार में 76.87% भौगोलिक क्षेत्र में ही वन है। बिहार के 2 वन में रखा गया, पहला हमारा आर्द्र पहाड़ पतझड़ वन और दूसरा हमारा है शुष्क पतझड़ वन।
तो हम लोग अपने आज की क्लास को यहीं रखते हैं। आर्द्र प्रक्षेपण जो सूक्ष्म प्रक्षेपण को 125 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पर विभाजित करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आर्द्र प्रक्षेपण जो है सूक्ष्म प्रक्षेपण को 125 सेंटीमीटर रेखा पर विभाजित करती है। और संजय गांधी जैविक उद्यान पटना लगभग 190 एकड़ क्षेत्र में विकसित है और यह बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह आदर्श वर्ग क्या है जो 125 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पर विभाजित करता है। और कांवर झील जो है प्रवासी पक्षियों का एक प्रमुख स्थान है। कांवर झील की जो लंबाई है वो आपको 300 प्रजातियों के पक्षियों का अध्ययन का एक साथ संभव है। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पार्ट को देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे खनिज एवं वन साधन को। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। हम लोग अटेंडेंस आपको इस क्लास का भी कल ही लेंगे और कल ही आपको इसका PDF भी भेज देंगे। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।